हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। अगर आप यूपीपीसीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस का ओरिजिन पाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिटी जो है आपको साथ ही साथ बहुत हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इन्फ्लेशन से। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो आखिर ये होता क्या है? इन्फ्लेशन बेसिकली ग्रेजुअल और कंसिस्टेंट इंक्रीज है इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी कंसिस्टेंट इंक्रीज देखा जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स जस्ट से आपके पास 10 रुपए थे 2005 में और उसमें एक मैगी का पैकेट आ जाता था। बट अगर हम 2015 की बात करें तो इसका प्राइस जो है मैगी का बढ़ के 12 रुपए हो गया। और फिर अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 14 रुपए जो है वो पड़ता है हमारा एक मैगी का पैकेट। तो दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इन्फ्लेशन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्फ्लेशन जो है एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट प्राइस इंक्रीज दिखाता है एक इकोनॉमी में। इसको मेजर करने के लिए ईयर जो है यहाँ पर करंट प्राइसेस यूज किए जाते हैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने के लिए। जिससे कि अगर 2012 में जो प्राइस था उस चीज का प्राइस 2013 में कैसा है, उससे हमें पता चलेगा कि कितना इंक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक गुड का प्राइस 100 रुपए था और अगर 2013 में उसका प्राइस 105 रुपए हो गया है तो हम इन्फ्लेशन 5% जो है कह सकते हैं। सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इज इन जनरली कैलकुलेटेड। इसके अलग अलग इंडेक्सेस भी होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब अगर हम इन्फ्लेशन को क्लासिफाई करें तो हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं इस बेसिस पर वो कितनी तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन रेट जो है 2 से 3% के बीच में है और प्राइस राइज जो है वो बहुत ही स्लो और कॉन्टिन्यूअस है और इस ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इस तरह की इन्फ्लेशन जो है उसको इकोनॉमी में मैनेज भी किया जा सकता है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छी भी मानी जाती है। अब ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के लिए, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। अगर गुड्स में प्राइस का इंक्रीज देखा जाएगा विद टाइम, तो यहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर है या फिर सप्लायर है उसके पास इंसेंटिव होगा टू प्रोड्यूस मोर एंड मेक मोर प्रॉफिट। जैसे ही वो और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहेगा उसको और रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, चाहे लेबर लगानी हो चाहे मशीनरी लगानी हो। और जब वो लेबर को अपने पास एम्प्लॉय करेगा तो वो उनको इनकम देगा। अब यही लोग जिनके पास इनकम आई है वो इकोनॉमी में इसको स्पेंड करेंगे तो गुड्स की डिमांड होगी तो फिर से सप्लाई बढ़ाने की कोशिश होगी और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें 3 से 10% अगर इन्फ्लेशन का रेट है तो उसको हम कहते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये कंपैरेटिवली हायर है क्रीपिंग इन्फ्लेशन से। ये बेसिकली जब भी वॉकिंग इन्फ्लेशन देखी जाती है तो इसको एज अ वार्निंग साइन देखा जाता है कि गवर्नमेंट को अब इस सिचुएशन पर अटेंशन देने की जरूरत है। देन वी हैव गैलपिंग इन्फ्लेशन। 10 से 50% का जब इन्फ्लेशन देखा जाता है, मतलब प्राइस इंक्रीज जो है वो बहुत तेज हो गया है। इससे बिजनेस प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंसेस जो हैं वो भी डिसरप्ट होते हैं और इन्वेस्टमेंट जो होती है ऐसी इकोनॉमी में वो काफी डिस्करेज होती है। फिर है हमारे पास 50% से जब भी इन्फ्लेशन ऊपर हो जाएगी हम उसको कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। और यहाँ पर इकोनॉमिक कोलैप्स और करेंसी वैल्यू जो है उसमें भी लॉस देखने को मिल सकता है। फर्दरमोर अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, उसके कॉजेस क्या है।
इसके बेसिस पर भी हम इन्फ्लेशन को फर्दर बाइफरकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन समझ लेते हैं। पहला कॉज है डिमांड पुल। अब ये तभी होता है जब किसी भी गुड की जो सप्लाई है वो कम रह जाती है और डिमांड जो है बढ़ जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स जस्ट से मेरे पास एक ज्वेलरी पीस है जो मैं अपने दोस्तों को देने के लिए रेडी हूँ और बहुत अच्छे प्राइस पर देने के लिए रेडी हूँ और मैं उसको 1000 रुपीज में देने के लिए रेडी हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ठीक है मैं इसको लेने के लिए रेडी हूँ, बट दूसरे फ्रेंड ने तुरंत मुझसे बोला कि तुम इसको उसे मत दो, मैं इसके लिए 1100 रुपीज दे दूंगी। अब ज्वेलरी पीस तो एक ही है, डिमांड यहाँ पे दो लोगों के पास। अब तीसरा फ्रेंड जो है उसने बोला कि ये 1300 में मैं लेने के लिए रेडी हूँ। सो व्हेनेवर सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमें प्राइस राइज देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो डिमांड है क्योंकि वो सप्लाई से ज्यादा है, इस वजह से प्राइसेस जो हैं ऊपर हो जाते हैं। ये अक्सर तब देखी जाती है जब कंज्यूमर की स्पेंडिंग कैपेसिटी, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज्यादा होगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे और जो इकोनॉमी में सप्लाई है वो मीट नहीं कर पाएगी। सो दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉर अस। उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। ये तब होता है जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? अगर जो भी रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है, अगर इनका कॉस्ट बढ़ेगा उस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन वी हैव सप्लाई शॉक्स, जिनकी वजह से इन्फ्लेशन हमें कभी कभी देखने को मिलता है जब अचानक से सप्लाई डिसरप्शन हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभी जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्रंटेशंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई जो है वो डिसरप्टेड है, इसीलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड सप्लाई में डिसरप्शन आएगा उस वजह से जो प्राइसेस हैं यहाँ पर जब इंक्रीज होंगे, हम वहां बोलेंगे इसको सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। अब जब भी हम इन्फ्लेशन की मेजरमेंट की बात करेंगे तो यूजुअली इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्सेस से। अब ये अलग अलग तरह के प्राइस इंडेक्सेस को यूज करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस राइज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। इसमें द रेगुलर इन्फ्लेशन इंडेक्सेस या प्राइस इंडेक्सेस जिनको हम यूज करते हैं वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड जीडीपी डिफ्लेटर। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो जो भी प्राइस चेंजेस हो रहे हैं होलसेल लेवल पर वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में अकोमोडेट किए जाते हैं। इसमें सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं, फ्यूल है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, वो अकाउंट होते हैं। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये वो प्राइस चेंजेस जो है जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की होती हैं उनको मेजर करता है कि क्या प्राइस चेंजेस आ रहे हैं। इससे बेसिकली हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें क्या इन्फ्लेशन आया है देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या प्राइस चेंजेस आ रहे हैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से वो देखा जाता है और इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उन पे फोकस रहता है। जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो यहाँ पर जो जीडीपी है एट करंट प्राइसेस एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्राइसेस उसको कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मैम करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस में क्या फर्क है? तो अगर मैं बात करूं करंट ईयर प्राइसेस की तो वो प्राइसेस हैं जो एट प्रेजेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसमें इन्फ्लेशन जो है एडजस्टेड नहीं है। अब अगर हम हर बार जो है इन्फ्लेशन एडजस्ट किए बिना हम मेजर करेंगे तो हमें रियल चेंज क्या आया है प्राइस में वो नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम एक बेस ईयर लेते हैं जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन ना देखी गई हो और उस बेस ईयर के प्राइसेस को हम मान लेते हैं कांस्टेंट प्राइसेस। तो जब हम करंट प्राइसेस से कांस्टेंट प्राइस का जीडीपी का डिफरेंस देखते हैं तो दैट इज वेयर जीडीपी डिफ्लेटर कम्स इन। हम यहाँ पे जीडीपी एंड करंट प्राइसेस को कंपेयर करते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और ये हमें काफी ब्रॉड इकोनॉमी लेवल का मेजर ऑफ इन्फ्लेशन जो है रिफ्लेक्ट करता है या फिर दिखाता है।
सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मेजर इंडेक्सेस हैं जो कि यूज किए जाते हैं हमारी इकोनॉमी में, और इससे अक्सर क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं। तो अब अगर हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के डिफरेंसेस की बात करें तो जो मेजर डिफरेंसेस हैं, सबसे पहला तो इनके कवरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है। सीपीआई में कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को अकोमोडेट किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ होलसेल कमोडिटीज को अकोमोडेट किया जाता है। यहाँ पर बेस ईयर की अगर बात करें तो इस वक्त सीपीआई का बेस ईयर 2012 है, डब्ल्यूपीआई का 2011 और 12 दोनों है। फाइनेंशियल ईयर का हम यहाँ रेफरेंस ले रहे हैं। सर्विसेज में सर्विसेज जो है सीपीआई में इंक्लूड होती हैं बट डब्ल्यूपीआई में इंक्लूड नहीं होती हैं, और फूड का वेटेज जो है वो सीपीआई में ज्यादा है, 46% है, वेयर एज डब्ल्यूपीआई में कम है, 22% के अराउंड ये है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में एग्जिस्ट करते हैं। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला इफेक्ट जो है वो हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखने को मिलता है। यहां पर जो वेल्थ है वो डेटर्स, मतलब जो लोग डेट दे रहे हैं, और क्रेडिटर्स जो डेट ले रहे हैं, उन पर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है? लेट्स जस्ट से किसी ने 100 रुपए जो है डेट दिया पर्सन बी को, ठीक है, किसी पर्सन बी को 100 रुपए का डेट दिया। अब ये जो है 1 साल बाद लौटाने की बात हुई है। अब 1 साल बाद जो इन्फ्लेशन देखी गई है वो 5% की है। अब यहां पर पर्सन बी जो है उसको तो 100 रुपए ही लौटाने, बट यहां पर जो परचेजिंग पावर है 100 रुपए की वो तो कम हो चुकी है, क्योंकि 5% जो है इन्फ्लेशन है, 5% जो प्राइस राइज है। तो यहाँ बेनिफिट किसको होगा? जिसने क्रेडिट लिया है, और जिसने क्रेडिट दिया है, पर्सन ए जिसने क्रेडिट दिया है, उसको यहाँ पर बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। इन्फ्लेशन की वजह से वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अमाउंट की वजह से इस 100 रुपए का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुका है। अगर हम प्रोडक्शन नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें तो प्रोडक्शन चेंजेस, यहाँ पर प्रोडक्शन का जो फोकस है और इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स पर इफेक्ट देखने को मिलता है। प्रोडक्शन चेंजेस की अगर हम बात करें तो ये उन प्रोडक्ट्स में देखा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जिनमें प्राइस राइज ज्यादा है। इनको प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रोड्यूसर और सेलर को फायदा होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी उस तरफ जाती है जहां पर हम इन्फ्लेशन या फिर थोड़ा प्राइस राइज जो है देख सकते हैं। फर्दरमोर यहाँ पे सेविंग्स बिहेवियर पर भी इफेक्ट देते हैं इन्फ्लेशन का। इमीडिएट स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि अगर आप सेव कर रहे हैं और आपको सेविंग्स पे जो रिटर्न है वो 6% मिल रहा है, बट इन्फ्लेशन जो है वो 8% है, तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं दिखता है सेविंग्स का। तो यहाँ पर इमीडिएट स्पेंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, या फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट पर जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दे, उस पर फोकस होता है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कैश। क्योंकि कैश अगर आप रखेंगे तो उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के मुकाबले कम होती जाएगी। आपने 100 रुपए कैश रखा, इन्फ्लेशन जो है 5% है, तो अगले साल वो 100 रुपए जो है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। अब आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ पर। इकोनॉमिक ग्रोथ में शॉर्ट टर्म में बूस्ट देखने को मिलता है, हाउएवर लॉन्ग टर्म में हम अगर बात करें तो इन्फ्लेशन, एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड बैड फॉर द इकोनॉमी। अब साथ ही साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसे इंपैक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको कम कर देती है, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिक गुड्स है जिनको हम बाहर भेज रहे हैं वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स जस्ट से $1 का कोई चॉकलेट था जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब वो चॉकलेट, क्योंकि $1 का दैट वाज फॉर $1 इस वक्त 85 है, राइट, 85 रुपीज। अब डोमेस्टिक गुड जो है एक्सपेंसिव हो गया है, वो चॉकलेट डोमेस्टिक में 95 रुपीज की हो गई है, तो ऑटोमेटिकली वो $1 में नहीं आएगी। तो इस वजह से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक गुड्स की वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देन अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें
तो इन्फ्लेशन की वजह से हमें यहाँ पर इंपोर्ट्स में इंक्रीज देखने को मिलता है। इंपोर्ट्स में इंक्रीज क्यों देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर डोमेस्टिक गुड्स है वो एक्सपेंसिव हो चुके हैं। दैट इज वाई यहाँ पर वी प्रेफर टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द फॉरेन इकोनॉमी, एंड इसका इम्पैक्ट हमें एक्सचेंज रेट को भी देखने को मिलता है। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हाई इन्फ्लेशन होगा, तो यहाँ पर हमें करेंसी डेप्रिसिएशन, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू में लॉस देखने को मिलेगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड के डायनामिक्स जो है वो इफेक्ट होंगे। ओवरऑल आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा फेवरेबल नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और करेंसी की वैल्यू जो है वो भी साथ के साथ कॉम्प्रोमाइज होगी। इसके अलावा सोशल और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे इन्फ्लेशन के, जैसे कि ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने पे प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो हमें सोशल अनरेस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास क्रिटिसिज्म होगा और इंस्टेबिलिटी हो सकती है, गवर्नमेंट जो टॉपल ऑफ कर सकती है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन जो है गैप बढ़ाएगा इकोनॉमिक क्लासेस के बीच में, जिसकी वजह से सोशल टेंशन बढ़ेगी, तो यहाँ पर इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पॉलिसी मेकर्स जो है उनको काफी टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के बारे में भी सोचना है और ये भी अश्योर करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंटिन्यूड रहे। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ इसके कंसिक्वेंसेस और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो भी अंडरस्टैंडिंग जो है काफी जरूरी है। इस पूरे सेशन में आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्लैरिटी मिल गई। ऐसे और कंटेंट और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी related to state PCS. That was all from my side. Thank you so much.